स्वागत है आप सभी को फिर से। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि यहाँ तक का क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। इससे आगे का क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं, और जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेंगे वहाँ पर पूरी कोशिश रहेंगे कि आपको सारे तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताया जाए। और वैसे हम बताते आ रहे हैं, जो भी टॉपिक आपका स्टार्ट होते हैं स्टार्टिंग में आपको थ्योरी मिलता है उस टॉपिक के। उसके बाद जिस क्वेश्चन में भी लगता है कि यहाँ पर ज़रूरत है आपको समझाने का, थ्योरी का ज़रूरत है, तो वहाँ पर डिटेल्स में बताया जाता है। जैसे आप सब जो क्लास बहुत दिनों से कर रहे हैं तो आप सबको पता है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि जो वैकेंसी का आवेदन की प्रक्रिया है वो भी शुरू होने वाले हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन क्लास के ग्रुप में हमने बता रखे हैं। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास के ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करके कॉल करके क्लास में जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको सारे टॉपिक का नोट्स मिलते हैं, डेली क्लासेज होते हैं, डेली आपको क्लासेज मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होते चलेंगे और आपका रिजल्ट इस बार सुनिश्चित हो पाएगा और आपको इस साल जॉब मिलेंगे। अगर आप अपने जॉब के प्रति थोड़ा भी जागरूक है कि नहीं हमें जॉब का ज़रूरत है, हमें इस साल जॉब करना है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिए। और अभी से जो हम आपको टॉपिक स्टार्ट किया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या रणनीति के लिए WHO द्वारा सिफारिश का जो दृष्टिकोण है वो क्या है। जनसंख्या के रोकथाम के लिए क्या क्या मतलब WHO के दृष्टिकोण से क्या क्या सिफारिश किए गए हैं। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं, बहुत सारे विज्ञापन देखने को मिलते हैं। जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया था, वो भी इन्हीं संबंधों से लाए गए थे, और उसी को लेकर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्या करें, प्राथमिक रोकथाम होना चाहिए, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, द्वितीय रोकथाम, तृतीय रोकथाम, या जो मौलिक रोकथाम होते हैं, फंडामेंटल भी कह सकते हैं, मौलिक रोकथाम से जोड़ दिया गया था WHO के द्वारा। तो WHO के दृष्टिकोण से जो जनसंख्या रणनीति के लिए जो सिफारिश किए गए थे वो किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था, कौन से मतलब मुद्दों पर, तो ये आपको मौलिक रोकथाम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हमने आपको जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कहे या उसके रिगार्डिंग जो भी 2011 के जो जनगणना हुए थे उसके रिगार्डिंग हमने सारा डाटा, सारा उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको बता रखे हैं। उसके बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर भी हमने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन उस पर किए हैं। तो जो स्टार्टिंग से किए हैं उसको पता होगा, क्योंकि हमने एक भी क्वेश्चन आपको छोड़े नहीं है, सारी चीज़ बताते हुए चलते हैं। जो नहीं किए हैं क्लास में जुड़ जाए, वो सारा क्लास, मिसिंग क्लास भी आपको मिल जाएगा और नोट्स तो मिल ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ शौचालय पानी के स्रोत से कितनी दूर होनी चाहिए। कह रहा है कि स्वच्छ जो शौचालय है, शौचालय पानी के जो स्रोत है वो कितनी दूर होनी चाहिए। 50 मीटर की, 50 फीट, 15 फीट, या 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो कितना दूरी पर होना चाहिए, 50 फीट की दूरी पर। कितना, 50 फीट की दूरी पर सैनिटरी जो लेटरैन है वो लोकेटेड होनी चाहिए वाटर के सोर्स के लिए। अगला है कि स्वास्थ्य का मतलब है, स्वास्थ्य का क्या मतलब है ये आपसे पूछ रहा है। रोग की अनुपस्थिति, अब्सेंस, मतलब कि अब्सेंस ऑफ डिजीज किसकी अवधारणा है। कह रहा है कि स्वास्थ्य का मतलब है रोग की अनुपस्थिति। सही है, मतलब कि स्वास्थ्य का मतलब यही ना है कि रोग की अनुपस्थिति, मतलब कि जो निरोग है, रोग की अनुपस्थिति का मतलब क्या है, जो निरोग है वही स्वस्थ है। कहने का मतलब तो एक ही है, और वही सारी चीज़ों मतलब कि सबके द्वारा अलग अलग तथ्य दिए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि ये अवधारणा, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, ये आपसे पूछ रहे हैं।
मतलब कि ये अवधारणा है, ये नहीं पूछ रहा है किसके द्वारा, सॉरी, पूछ रहा है ये अवधारणा क्या चीज़ का है, ये आपसे पूछ रहा है। इकोलॉजी का या हिस्टोलॉजी का, बायोमेडिकल का या साइकोलॉजिकल का, तो ये किसका अवधारणा है? तो ये अवधारणा आपका होलिस्टिक का है। किसका? होलिस्टिक, हिस्टोलॉजी ने होलिस्टिक का है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हेल्थ मीन्स अब्सेंस ऑफ डिजीज इज कंसेप्ट ऑफ क्या चीज? होलिस्टिक। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में विकसित की गई थी? नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन व्हिच ईयर? इस ईयर में, किस वर्ष में भारतीय सरकार के द्वारा भारतीय स्वास्थ्य नीति का डेवलपमेंट हुआ था? 1980 में, 81, 82 या 83 में? तो ये कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1983 में। कब हुआ था? तो 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा भारत सरकार जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है वो भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया था 1983 में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। याद रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है एक संक्रामक एजेंट की होस्ट पर आक्रमण करने और उसमें समृद्ध करने की योग्यता है। कह रहा है द एबिलिटी ऑफ एन इन्फेक्शन एजेंट, इन्फेक्शन जानते हैं ना, संक्रमक कहते हैं जिसको, संक्रामक, इन्फेक्शन एजेंट टू इन्फाइड एंड मल्टीप्लाई इन ए होस्ट। मतलब कि जो संक्रामक एजेंट की होस्ट पर आक्रमण करने और उसको वृद्धि करने की योग्यता क्या कहलाता है या क्या होती है? पैथोजेनेटिक्स या प्रीपैथोजेनेटिक्स या इन्फेक्टिविटी या विरुलेंस? तो ये क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या होता है? तो पैथोजेनेटिक्स। क्या होता है? पैथोजेनेटिक्स। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। इससे आगे का क्वेश्चन हम लोगों का ये टीका को लेकर है, टीकाकरण को लेकर। कौन सा टीका के बारे में है ये भी देख लेते हैं। कह रहा है कि वैक्सीन जिसे फ्रीजर हिस्से में संग्रहित किया जाना चाहिए। 4 वैक्सीन के इसमें नाम दिए गया है। कौन से ऐसा वैक्सीन है जिसको फ्रीजर, मतलब कि जो ठंडा, फ्रीजर क्या चीज़, ठंडा करके वो टेम्परेचर में कम करके मेंटेन करके रखता है। बहुत सारे चीज़ आप लोग खाना भी फ्रीजर में रखते होंगे ना, और आप अच्छे मेडिसिन दुकान में जाते होंगे जहाँ पर सभी टाइप्स के मेडिसिन होते हैं, तो वहाँ पर देखते होंगे कि फ्रीजर जरूर मतलब कि होते हैं, या तो बड़ा या छोटा किसी भी टाइप में फ्रीजर होते हैं। उसमें बहुत सारा मेडिसिन रखा जाता है जिसको कम टेम्परेचर या जिस टेम्परेचर पर भी रखना रहता है उस टेम्परेचर पर मेंटेन करके उसको रखा जाता है। ये पूछ रहा है कि इसमें से जो 4 वैक्सीन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा वैक्सीन है जिसको स्टोर किया जाता है फ्रिज कंपार्टमेंट में। तो जैसे DPT है, BCG टीका है, मेसल्स है, डिप्थोरिया है। ये सब हम DPT के बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में इसमें मिडवाइफरी में देखने जाएंगे। वहाँ पर हम लोग बहुत डिटेल्स में वहाँ पर जानेंगे। तो कौन से टीका को संग्रहित करके संग्रहित किया जाता है फ्रीजर में? तो ये आपका हो जाएगा क्या? तो मेसल्स को जो है वो किस में रखा जाता है? तो फ्रीजर में संग्रहित करके रखा जाता है। और BCG वैक्सीन के बारे में तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करे भी है इस टॉपिक में भी। आप लोग स्टार्टिंग से जो सब क्लास कर रहे हैं उन सबको पता होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीने के पानी में
क्लोराइड की उपस्थिति बचाती है। क्या चीज़ से बचाती है? जो पानी पिया जाता है या जहाँ फ्लडिंग क्षेत्र रहते हैं, कोई बाढ़ में लोग फंस जाते हैं, तो वहाँ पर तो चापाकल आप उपलब्ध नहीं करवा सकते और उसको पानी पीना है तो उसको क्या प्रोवाइड किया जाता है? तो हेलीकॉप्टर या किसी भी माध्यम से जो जैसे कि क्लोरीन सब की मिला हुआ जो गोली रहता है वो सब दिया जाता है ताकि पानी को क्या करे, प्यूरिफाई करके पिया जाए। यहाँ पर कह रहा है कि पीने की पानी में जो फ्लोराइड की उपस्थिति है वो क्या अब मतलब कि उपस्थिति बचाती है। किस चीज़ को बचाती है? फ्लोराइड की उपस्थिति, ये आपसे पूछ रहा है। तो फ्लोराइड हमने आपको बता रखा है बहुत सारा कि फ्लोरीन दांत, हड्डी, इन सब के विकास में क्या करते हैं, तो महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। तो अगर उसमें योगदान देता है तो उसी को क्षय से, उसी के नाश से बचाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सरकारी ऑप्शन दिख रहा है तो ये मत करिएगा, किसी को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्लोराइड जनरली क्या होता है, डेंटल जो कैरीज होते हैं, मतलब कि दंत क्षय की उपस्थिति बचाती है, मतलब कि दांत को क्षय होने से बचाती है पानी में जो भी फ्लोराइड की मात्रा होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा था कि प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट, क्या चीज़ को प्रिवेंट बचाता है? तो दंत क्षय को फ्लोराइड बचाता है। इसीलिए आप जब देखते होंगे कि दांत सब खराब होते हैं तो ये जो जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, ये सब हमारे दांत की मजबूती के लिए, हमारे दांत के पोषक तत्व के लिए ज़रूरी होते हैं। उस टाइप का मेडिसिन भी दिया जाता है। अगला है ट्रैकोमा बीमारी है। ट्रैकोमा बीमारी क्या है? ट्रैकोमा इज ए डिजीज ऑफ, क्या चीज़ का डिजीज है? तो जैसे कि हमने बहुत सारे डिजीज़ के बारे में देखे भी हैं कि कौन से डिजीज़ क्या होते हैं, जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, इन सब के बारे में जाने हैं। साथ ही उसके हैजा, इसके बारे में ये भी जाने थे कहाँ से कैसे फैलता है, बचाव के तरीका, इन सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सब क्वेश्चन हम लोग किए हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ट्रैकोमा बीमारी जो है वो कहाँ होती है? तो ये आपका आँखों में होती है। कहाँ पर? तो आँखों में ट्रैकोमा बीमारी होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और भी जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंद, ये सब आँख में ही होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, ये सब कहाँ होते हैं? तो आँख का ही बीमारी है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पानी उपलब्ध होता है। द प्योर वाटर इज अवेलेबल फॉर्म, किस फॉर्म में शुद्ध पानी उपस्थित होते हैं या हमारे लिए रहते हैं? गहरे कुएं से, डीप वेल, या सैलो वेल, उथले कुएं से जो कम गहरा है उनसे, या झरना से, स्प्रिंगिंग जो होती है झरना, आप लोग वाटरफॉल सब देखे होंगे ना, झरना सब से, या नदी से। तो नदी सब का पानी आप क्या पी सकते हैं? शुद्ध रहता है, पीने योग्य तो होता नहीं, नमकीन रहते हैं या गंदे होते हैं। झरना के पानी भी अमूमन नमकीन होते हैं। उथले कुएं के पानी जो कम गहरा रहेंगे उसमें कीचड़ ये सब रहेंगे, धूलकण मिला रहेगा, उतना पीने योग्य रहेंगे नहीं। लेकिन गहरे कुएं का, डीप वेल का पानी पीने योग्य होते हैं, शुद्ध पानी होता है। इसलिए गहरे कुएं का पानी आज भी पिया जाता है। बहुत जगह आप देखते होंगे, अगर आपके नज़र में आ रहे हैं तो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट राजस्थान का भी है, या आपने कभी राजस्थान गए होंगे या कभी आपने वीडियो रील्स में देखे होंगे, तो वहाँ पर देखते होंगे कि राजस्थान में कुएं के पानी अभी भी पिया जाता है। और कुछ समय पहले हमारे देश में बहुत जगह पर जब चापाकल नहीं था तो अमूमन इसी से पिए जाते थे। कुएं जगह जगह पर होते थे, अभी भी उस कुएं का निशान बहुत जगह बचा हुआ है। बहुत जगह कुआं है भी, भले पानी यूज नहीं किया जाता है लेकिन कुआं है। तो गहरे कुएं पानी से भी शुद्ध जो जल होता है वह उपलब्ध किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। कह रहा है कि रासायनिक कैगुलांट पानी से दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
कोगुलेंट होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिकल कोगुलेंट इज यूज इन वाटर टू रिमूव। केमिकल जो कोगुलेंट रहता है वो यूज किया जाता है पानी से क्या चीज़ को हटाने के लिए, जीवाणु बैक्टीरिया को हटाने के लिए, विषाणु वायरस को हटाने के लिए, या टर्बिडिटी मतलब गंदापन होता है, गंदापन को हटाने के लिए, या सैंड बालू को हटाने के लिए। तो कोगुलेंट एक रासायनिक कह सकते हैं कि उसका कंपोनेंट है, उसको यूज क्या चीज़ के लिए किया जाता है, तो उसका यूज किया जाता है आपका टर्बिडिटी को हटाने के लिए। क्या चीज़ को हटाने के लिए, तो टर्बिडिटी मतलब कि गंदगी को हटाने के लिए कोगुलेंट का उपयोग किया जाता है। और उसको मापने के लिए टर्बिडिटी रॉड, उस तरीके से बहुत सारा आता है, वो सब आपको उतना डिटेल्स में नहीं पूछेगा, वो इंजीनियरिंग का पार्ट है जो पूछा जाएगा मेडिकल डिपार्टमेंट से पार्ट, यही क्वेश्चन बन सकते हैं। जो रासायनिक कोगुलेंट होता है उसका यूज किया जाता है वाटर रिमूव में, क्या चीज़ को रिमूव करने के लिए, तो टर्बिडिटी गंदापन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाहरी हवा में होता है, एक्सटर्नल इन एक्सटर्नल एयर कंटेंट। एक्सटर्नल एयर जो बाहरी वातावरण की जो हवा होती है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन 20%, ऑक्सीजन 20% या CO2 20%। तो कितना होता है, तो बाहरी हवा में ऑक्सीजन भी रहता है, परसेंटेज पर अगर फोकस न करें तो बाहरी जो हवा होती है उसमें क्या नाइट्रोजन भी रहते हैं, ऑक्सीजन भी रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहते हैं, तो उस अनुसार ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अगला है हम लोगों का फाइलेरिया, मच्छर द्वारा फैलता है। फाइलेरिया जो है वो कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है, ये आपसे पूछ रहा है। इससे पहले हम लोग डेंगू के बारे में भी जाने थे, डेंगू किस मच्छर के द्वारा फैलता है, मलेरिया मलेरिया भी मच्छर के द्वारा ही फैलते हैं। तो ये लेकिन यहाँ पर फाइलेरिया है, तो फाइलेरिया किसके द्वारा फैलते हैं, तो ये क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा, क्यूलेक्स के द्वारा फाइलेरिया जो फैलता है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। और एनाफेलीज के द्वारा क्या फैलता है, तो इसके द्वारा मलेरिया फैलता है। यहाँ पर फिर से हम रिपीट करके सारी चीज़ बता देते हैं। मलेरिया इसके द्वारा फैलता है, उसमें भी किसके द्वारा, तो मादा एनाफिलीज के द्वारा ये मलेरिया फैलता है। एडीज किसके द्वारा फैलता है, कौन से मच्छर के काटने से, एडीज मच्छर काटने से डेंगू होते हैं। क्या होते हैं, डेंगू, मतलब कि एडीज जो मच्छर होते हैं इसके काटने से डेंगू होते हैं। तो चारों ऑप्शन हम आपको, तीनों ऑप्शन बता दिए किससे कौन बीमार, मतलब कौन से मच्छर से काटने से क्या होते हैं। अब आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होंगे जिस तरीके से हम आपको बता दिए हैं। और यही तो नहीं, इससे पहले भी कई बार बता चुके हैं, जहाँ पर भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर हम आपको डिटेल्स में बता देते हैं। और भी जो क्वेश्चन में जहाँ पर इस तरीके से और भी जो आएंगे वहाँ पर बताते चलेंगे। वैसे तीनों तो बता ही दिए अब, मलेरिया के बारे, एनाफिलीज मच्छर से क्या होते हैं, क्यूलेक्स मच्छर से क्या होते हैं, एडीज मच्छर के काटने से क्या होते हैं, तो ये सब बता दिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। और ये सब जो कि ठहराव पानी में ज़्यादातर फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का पोषक तत्व से है, कह रहा है कि पोषक पदार्थ जो आहार में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, किस पोषक पदार्थ से अधिक ऊर्जा मिलता है, ये आपसे पूछ रहा है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या विटामिन, तो ये तो आपको पता होगा। तो सबसे अधिक जो ऊर्जा मिलती है वो कैलोरीज वो किससे मिलेंगे, तो ये आपको मिलते हैं किससे, तो फैट से। किससे मिलेंगे, फैट से सबसे अधिक ऊर्जा मिलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेंट ऊर्जा मिलता है, मतलब अगर तुरंत आपको ऊर्जा की ज़रूरत है तो कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ में होता है, चावल, आटा, जैसे रोटी आप सब खाते हैं, तो इन सब में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फैट किस समय होता है, जैसे मक्खन, दूध, दही, इन सब में क्या होता है, फैट होते हैं। प्रोटीन क्या चीज़ में होते हैं,
तो जैसे कि दाल सब हो गया, ये सब प्रोटीन है, विटामिन, बहुत सारे चीज़ों, सब्जी, हरा सब्जी, गाजर, इन सब में क्या होता है, विटामिन होते हैं। जैसे विटामिन ए गाजर सब में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन बहुत प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हमने एक बार चर्चा किए थे, एक बार और उसको डिटेल्स में हम बता देंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट भी है। अगला है कि सूक्ष्म पोषक है। सूक्ष्म पोषक क्या है, तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपका विटामिन्स होते हैं। क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जो सूक्ष्म पोषक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो विटामिन्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि नोज़ोकोमियल संक्रमण का दूसरा नाम क्या है। नाक और गले का संक्रमण, अतिसारी रोग या HIV। तो ये इस संक्रमण का दूसरा नाम क्या होता है। जैसे कोई संक्रमण का दो नाम होता है ना, तो इसका दूसरा नाम होता है अस्पताल में पर्याप्त संक्रमण को नोज़ोकोमियल कहते हैं, क्योंकि अस्पताल में बहुत सारा संक्रमण फैलाने वाले पेशेंट रहते हैं, तो वहाँ से फैलेंगे ही। तो उस संक्रमण का दूसरा नाम ये, मतलब कि अस्पताल में फैलने वाले संक्रमण। आज का क्लास आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगला है कि रोग चक्र का चरण जिसमें संकेत और लक्षण स्पष्ट होते हैं, उसको कौन सा चरण कहते हैं। रोग चक्र का चरण जिसमें संकेत और लक्षण स्पष्ट होते हैं, तो उसको पूर्व रूप अवधि या पीरियडोमल पीरियड कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका ये, मतलब कि रोग चक्र का रोग चक्र का जो चरण होते हैं वो आपका होता है चर्मित। क्या होता है, फैस्टिग्यूम। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चर्मित। तो आगे का क्वेश्चन, रोग चक्र है, चक्र से चक्र चर्मित हो जाता है, नाम से भी आप सोच सकते हैं। तो आगे की जो भी क्लासेज और इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलते रहेंगे, और जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास भी आप क्लास का वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी क्लास में जल्द से जल्द जुड़ सके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज आप लोगों के हो रहे हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़िए, अच्छा से रिवाइज करिए, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।